साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सेकंड ग्रेड की रचनाओं में आज हम लोग पढ़ेंगे लहरों के राजहंस, जो एक नाटक है और मोहन राकेश का है। साथियों, मैं आपको इस नाटक को यहाँ पर पूरा ब्रीफ के साथ समझाऊंगा और मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं दावा करता हूँ साथियों, कहीं से भी आप कुछ मत पढ़िए। मैंने यहाँ पर इस नाटक का एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने रख दिया है। और साथियों, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर वीडियो में थोड़ा दिखे नहीं आपको तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और बड़ी खुशखबरी बात है कि गवर्नमेंट अब ऐसा चाहती है कि लगातार हर साल वैकेंसी निकाली जाए। एक वैकेंसी ख़त्म नहीं हुई अभी, उसके पहले दूसरी वैकेंसी उन्होंने जारी कर दी। और ये एक प्रतियोगिता तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा संकेत है कि जल्दी से जल्दी जो है, अगर मैं ये कहता हूँ लगातार मेहनत अगर करेगा ना बंदा, देखो किसी के घर में क्या परिस्थिति है क्या नहीं है ये तो भगवान को पता है या उसको पता है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे ऐसे साथी हैं जो पता नहीं किस किस को छोड़ करके बेचारे और लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन असफलता ही हाथ में लगती है। लेकिन मित्रों, घबराओ मत, आप सही जगह पर हो। क्या होता है कि समय को आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा बर्बाद करने का ट्रेंड चल चुका है। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन चला दिया और आपसे कहा जाता है चलो बताओ इसका आंसर दो, फिर आंसर देते हो, आंसर जल्दी फटाफट आंसर दो, तो एक क्वेश्चन के साथ ही वो दो कम से कम 3 से 4 मिनट वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। और मैं विद्यार्थियों से हमेशा कहता हूँ कि यार विश्वास करके जुड़िए, आपका विश्वास मैं कभी तोड़ने वाला नहीं हूँ, बस ये बात है। और मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर कमेंट करना साथियों, और चैनल से ज़रूर जुड़ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी साथी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड की हो या एसआई की परीक्षा हो, जहाँ पर भी हिंदी आती है ना, मैं दावा करता हूँ मित्रों उसको बहुत फ़ायदा होगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो आज दिन में आएगा, उसे पूरा सुनना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, आपको तैयारी करने का एक जज्बा मिलेगा कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। ये वीडियो मैंने बनाया है, शायद आपको बहुत फ़ायदा होगा साथियों। चलिए, मोहन राकेश का जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं। और मोहन राकेश के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए इसके जीवन परिचय को जो है ढंग से पढ़ लेना भाई। देखो, मोहन राकेश का जीवन परिचय है। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था 8 जनवरी 1925 में। साथियों, कोई मेरे से गलती भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पर ये नहीं ये आता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए आगे, मोहन राकेश का जो मूल नाम था क्या था? मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था इनका? मदन मोहन गुगलानी। तो मोहन राकेश का नाम था। अमृतसर में इनका जन्म हुआ था और 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ। आगे बात करते हैं। 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया। जन्म अमृतसर में हुआ और देहांत जो है दिल्ली में हुआ 1972 में। शिक्षा की बात करते हैं तो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए हिंदी और अंग्रेजी में किया। देखो, आप दोनों लैंग्वेज में बहुत माहिर हासिल थे इनको। आगे है, स्वातंत्रोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। मोहन राकेश एक प्रतिभाशाली कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार तीनों माने जाते हैं। मोहन राकेश को प्रतिभाशाली कहानीकार भी रहे, नाटककार भी रहे और ये उपन्यासकार भी रहे हैं साथियों। मोहन राकेश 1950 के दशक की हिंदी साहित्य पत्रिका नई कहानी, हिंदी साहित्य पत्रिका नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार थे, जिन्होंने उपन्यास, यात्रा, आलोचना, संस्मरण, लघु कथाएं और नाटक में अपना योगदान दिया था साथियों। तो इन सभी में इनकी भागीदारी रही थी, क्योंकि देखो पहले इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने आलोचना, संस्मरण, लघु कथा और नाटक में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।
साथियों आपको लगता है मेरी मेहनत अगर अच्छी है तो ज़रूर कमेंट करना कि सर आप बहुत मेहनत करते हो, या फिर अच्छी क्लास लगती है तो ज़रूर कमेंट करना साथियों, और चैनल से ज़रूर जुड़ना यार, ठीक है। और हिंदी साहित्य के नोट्स वगैरह मंगाने हैं आप लोगों को तो आप बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में अपने स्नातकोत्तर यानी कि एमए इन्होंने किया की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त करी। लाहौर में 1944 में नन्ही पहली कहानी इन्होंने लिखी थी। लाहौर में 1944 में नन्ही इनकी पहली कहानी लिखी, लेकिन प्रथम जो प्रकाशित कहानी थी वो भिक्षु है, जो 1944 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लिखी तो नन्ही थी, लेकिन प्रथम प्रकाशित कहानी कौन सी हुई थी? भिक्षु हुई थी, और जो सरस्वती पत्रिका में 1944 में प्रकाशित हुई थी। आगे है, मोहन राकेश ने अपनी जीविका चलाने के लिए शिक्षण कार्य भी किया था। कुछ साल तक वह सारिका के संपादक भी रहे थे। 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था साथियों। तो ये सारी बातें मोहन राकेश के बारे में हो गई। अब इनकी कृतियों के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं कि मोहन राकेश का जो कृतित्व रहा वो कैसा रहा। तो इनकी कृतियाँ कौन कौन सी रही हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहन राकेश का जो उपन्यास थे वो कौन कौन से थे? मोहन राकेश के उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे 1961 में, न होने वाला कल 1968, अंतराल 1972, कांपता हुआ दरिया जो अपूर्ण रहा, और जयदेव तनेजा की पहल पर मीराकांत द्वारा इसे पूर्ण किया गया था। तो याद रखना मोहन राकेश का अपूर्ण उपन्यास कौन सा था? वो था ये कांपता हुआ दरिया। कांपता हुआ दरिया इनका जो है अपूर्ण उपन्यास था, जो जयदेव तनेजा की पहल पर मीराकांत के द्वारा पूरा किया गया था। इसके बाद में शाह सफ़ेद, नीली रोशनी की बाहें, कहीं एक अकेले, ये सभी अप्रकाशित उपन्यास रहे इनके। शाह सफ़ेद, नीली रोशनी की बाहें और कहीं एक अकेले, ये अप्रकाशित थे। तो अंधेरे बंद कमरे वेरी इंपॉर्टेंट, न होने वाला कल वेरी इंपॉर्टेंट, और कांपता हुआ दरिया अपूर्ण था, लेकिन मीराकांत ने इसको पूरा किया जयदेव तनेजा की पहल पर। तो ये याद रखना साथियों, ठीक है ना। अब चलिए इनके नाटक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इनके नाटक कौन कौन से रहे? नाटक से ही प्रश्न पूछा जाता है इनका, सबसे ज़्यादा नाटक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में, जो हम अभी पढ़ेंगे है ना। आधे अधूरे, पैर तले की ज़मीन कमलेश्वर द्वारा पूर्ण किया गया था। ये भी अपूर्ण था इनका नाटक, पैर तले की ज़मीन, जो कमलेश्वर के द्वारा क्या किया गया था? पूरा किया गया था मित्रों। तो याद रखना इनके नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, और पैर तले की ज़मीन कमलेश्वर के द्वारा पूरा किया गया मित्रों। तो ठीक है, यहाँ तक कि कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे है इनका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में क्या है इनका? कहानी संग्रह है क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। तो ये कहानी संग्रह इनके 3 कहानी संग्रह हैं। निबंध संग्रह कौन कौन से रहे हैं? परिवेश संस्मरण संग्रह और बकलम खुद। परिवेश संस्मरण संग्रह और बकलम खुद इनके जो निबंध संग्रह हैं। अगला है एकत्र असंकलित तथा अप्रकाशित रचनाएं रही है। एकत्र असंकलित और प्रकाशित रचनाएं हैं। आप लोग लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा और बार बार पढ़िएगा, इन चीज़ों को बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत इनका कौन सा था? आखिरी चट्टान तक। इनकी डायरी कौन सी थी? मोहन राकेश की डायरी। और अनुदित कृतियाँ जो इन्होंने अनुवादित करी थी, मर्चकटिकम और शाकुंतलम, इन दोनों रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। छोटा सा परिचय था मोहन राकेश का, जो इम्पोर्टेंट था और जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे मुख्य बात आती है लहरों के राजहंस, जो इनका नाटक है 1958 में इन्होंने लिखा। 1958 में लिखा ना, 1958 में लिखा शायद। लहरों के राजहंस जो इनका नाटक था 1963 में, 1963 में लिखा था, मुझे 58 ध्यान लग गया। तो अब इनके महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ पर, लहरों के राजहंस महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि इस नाटक के सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनता है, जहाँ से प्रश्न बनता है वो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। इनको तो याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए पहले पॉइंट दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको, देखो
ठीक है, दिख रहा है। पहले पॉइंट पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन 1963 में हुआ। जो लहरों का राजहंस जो नाटक है उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। अगली बात याद रखनी है, लहरों के राजहंस नाटक का जो कथा स्रोत है वो संस्कृत के नाटककार अवघोष का प्रसिद्ध नाटक है शोधरानंद। ये सबसे मुख्य बात है यहाँ पर, इसको ढंग से ध्यान रख लेना कि जो लहरों का राजहंस जो नाटक है वो उसकी जो कथा है, उसका जो कथा स्रोत है जहाँ से उसका कथा को लिया गया है वो संस्कृत के एक नाटककार थे, उनका नाम था अवघोष, ठीक है। वो वहाँ से उनका नाटक था शोधरानंद, यहाँ से लिया गया है। अब आगे है 1946-47 में अनाम ऐतिहासिक कहानी के रूप में इस नाटक के मूल कथ्य का बीज रूप दृष्टिगत होता है। कौन सी कहानी के रूप में? अनाम ऐतिहासिक कहानी के रूप में, ठीक है। आगे ये कहानी संशोधन परिवर्धन के फलस्वरूप सुंदरी नामक रेडियो रूपक के रूप में सामने आई। इसे मुंबई रेडियो में प्रसारित भी किया गया था, इसकी कहानी को जो अनाम कहानी के रूप में हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आता है 56-57 में रात बीतने तक शीर्षक से एकांकी के रूप में रचित किया गया। 56-57 में इसको देखो, रात बीतने तक एकांकी के रूप में भी रचा गया, ठीक है। आगे है 1963 ईस्वी में इसे लहरों के राजहंस नाम से नाटक के रूप में फिर प्रकाशित किया। कितने रूपों में इसको प्रकाशित किया गया? एकांकी के रूप में भी प्रकाशित किया, रात बीतने तक, ठीक है ना, 56-57 में। 1968 ईस्वी में अनेक परिवर्तनों के बाद पुनः प्रकाशित किया गया। यही नाटक का अंतिम रूप है। तो 1968 में तो फिर अंतिम रूप दे दिया गया है इसको। अतः लहरों के राजहंस नाटक को अपने वर्तमान रूप में आने में लगभग 22 वर्ष का समय लग गया। कितने वर्ष का समय लगा? 22 वर्ष का समय लगा। साथियों, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, ज़रूर कमेंट करना यार, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट करते हो ना, जोश मिल जाता है। लहरों के राजहंस नाटक में 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक है केवल, ठीक है। आगे लहरों के राजहंस नाटक में एक ही दृश्य है और ये 3 अंकों में विभाजित है। एक ही दृश्य है और 3 अंकों में इसे विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विभाजित किया गया है। आगे है लहरों के राजहंस नाटक का शीर्षक प्रतीकात्मक है। इसका जो शीर्षक है वो कैसा है? प्रतीकात्मक है। लहरों के राजहंस मुख्य रूप से नायक नंद का प्रतीक है। जो राजहंस है वो किसका प्रतीक है? इसका जो नायक है साथियों, नंद, उसका प्रतीक है, इस नंद का प्रतीक है। और गौण रूप से सुंदरी का भी है, और गौण रूप से देखा जाए तो सुंदरी का भी प्रतीक है ये। आगे है लहरें, जो नायक और नायिका के मन के अंतर्द्वंद का प्रतीक है। जो लहरें हैं वो नायक और नायिका के मन के अंतर्द्वंद का प्रतीक है। और सरोवर सांसारिकता का प्रतीक है। बाघ की लड़ाई नंद के मन का अंतर्द्वंद का प्रतीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत ज़बरदस्त बातें हैं साथियों, क्योंकि ये तो याद होनी ही चाहिए भाई। यही याद नहीं है तो फिर मतलब क्या है फिर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो आगे मृग, और जो मृग है आज के मनुष्य का प्रतीक है जो मन इच्छाओं से हार जाता है। मृग जो है यहाँ पर आज के मनुष्य का प्रतीक है जो मन इच्छाओं से हार जाता है। टूटा हुआ दर्पण नंद के टूटे मन का प्रतीक है। वह सुंदरी के अहंकार के टूटने का प्रतीक भी माना गया है। साथियों, नहीं दिखे वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देख लेना यार, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी आप लोगों को। नंद के केस, जो नंद के केस है वो काम और भावना का प्रतीक है। किसका? काम और भावना का प्रतीक है नंद के केस।
मत्स्याकार आसन भोग भावना का प्रतीक माना जाता है। ये सारे याद करना कौन किसके प्रतीक है, कौन किसका प्रतीक है। झूला जो यहाँ पर है वो अस्थिर मन और द्वंद्व का प्रतीक है, और वास्तविक घर जो है वो आत्मिक शांति या स्थायी आश्रय का प्रतीक माना जाता है साथियों। अब इसके प्रतीक सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, कौन किसका प्रतीक है, क्या इसकी मुख्य बातें हैं, उन बातों को हमने देखा। अब यहाँ पर आता है नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा भाई। तो इसके प्रमुख पात्र, सबसे पहले बात करेंगे नंद यहाँ प्रमुख पात्र में नंद आता है। नाटक का ये नायक भी है, केंद्रीय पात्र भी है, गौतम बुद्ध का सौतेला भाई था। याद करना, नंद पहला इसका पात्र है और इसका नायक भी है, केंद्रीय पात्र है, गौतम बुद्ध का सौतेला भाई भी है। याद रख लेना इन सारी बातों को। इस नाटक में उसी के मानसिक अंतर्द्वंद को दर्शाया गया है, नंद के मानसिक अंतर्द्वंद को ही इस नाटक में दर्शाया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक और वह गौतम बुद्ध से प्रभावित है, और नंद किससे प्रभावित था, गौतम बुद्ध से प्रभावित था, और गौतम बुद्ध का सौतेला भाई भी था। इस नाटक का नायक भी है, केंद्रीय पात्र भी है। तो ये नंद के लिए बहुत बड़ी बात है, नंद इसका सबसे इम्पोर्टेंट पात्र माना जाता है। दूसरी ओर अपनी पत्नी सुंदरी पर भी आसक्त है। नंद यहाँ जो है मन का प्रतीक भी माना गया है, नंद यहाँ मन का प्रतीक भी माना गया है। तो नंद के बारे में सारी जानकारी मिल गई आप लोगों को, ठीक है। आगे दूसरा नंबर का यहाँ पर पात्र आता है, वो है सुंदरी। अब सुंदरी के बारे में भी सुन लो। नंद की पत्नी है, याद रखना, नंद की पत्नी का नाम क्या था, सुंदरी, ठीक है। नाटक की नायिका रही है। आगे प्रमुख नारी पात्र हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नारी पात्र सुंदरी है। रूप गर्विता स्त्री है। वह गौतम बुद्ध के संन्यास के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पत्नी यशोधरा को दोषी मानती है। उनकी पत्नी यशोधरा को ये क्या मानती है, दोषी मानती है। अगला आता है यहाँ पर तीसरा पात्र श्यामांग। अब श्यामांग क्या है, नंद का कर्मचारी है श्यामांग, ठीक है। नंद मुख्य पात्र है, ये भी वैचारिक अंतर्द्वंद में जीता रहता है। ये भी नंद और लहरों के राजहंस की तरह अस्थिर है। ये भी अस्थिर है भाई साहब, इसका मन हमेशा जो है ना इधर उधर डोलता रहता है। तो ये तीन पात्र हो गए, हमने नंद को, सुंदरी को और श्यामांग को पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब अगला पात्र आता है श्वेतांग। इंपॉर्टेंट पात्र बता रहा हूँ सारे के सारे। जो श्वेतांग है नंद का मुख्य कर्मचारी है। राजमहल में नंद और सुंदरी का विश्वास पात्र भी था। कौन, श्वेतांग। अगला है अलका। अगला पात्र क्या है, अलका। सुंदरी की परिचारिका यानी कि सेविका रही है, और सहेली जो उसका ध्यान रखती है। कौन, अलका। मैत्रेय कौन है, नंद का मित्र था। मैत्र शब्द से पता लग रहा है कि नंद का मित्र है। शशांक ये गृह अधिकारी है। भिक्षु आनंद कौन है, एक भिक्षु है था जो गौतम बुद्ध का शिष्य रहा है, और एक निहारिका थी जो इसकी दासी रही है, ठीक है। याद रखना भाई इन चीजों को। देखो अब यहाँ पर आता है नाटक का घटना स्थल। अब नाटक का जो घटना स्थल है वो क्या है, कपिल वस्तु राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष। कपिल वस्तु में राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का जो है कक्ष है। ये पूरे नाटक का घटना स्थल रहा है। अब लहरों के राजहंस के जो कथा सूत्र हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे साथियों। देखो अगला आता है यहाँ पर लहरों के राजहंस के कथा सूत्र, कहाँ से क्या क्या बातें यहाँ पर रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, बहुत तगड़ी बातें हैं भाई, कपिल वस्तु। देखो लहरों के राजहंस और इसका कथा सूत्र क्या क्या है। कपिल वस्तु के राजकुमार नंद के बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करने एवं उनकी पत्नी सुंदरी के रूप गर्व की कथा इसमें बताई गई है। सबसे मेन बात तो ये है कि कपिल वस्तु के राजकुमार नंद हैं जो
बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उनकी पत्नी थी सुंदरी, उसके रूप गर्व की कथा यहाँ पर बताई गई है। दूसरी बात आती है मित्रों यहाँ पर प्रस्तुत कथा के, इस कथा के माध्यम से जीवन में प्रवृत्ति यानी कि प्रेय के निवृत्ति या श्रेय पर निवृत्ति प्रवृत्ति पर हावी होने से उत्पन्न पीड़ा बोध की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है। कुल मिला के बात यह है कि निवृत्ति के प्रवृत्ति पर, निवृत्ति मतलब श्रेय, श्रेय पर प्रवृत्ति यानी कि प्रेय का हावी होना इसमें बताया गया है, यानी कि प्रेम का हावी होना एक पीड़ा बोध की सूक्ष्म अभिव्यक्ति देता है। ये इस कथन की बात है। आगे नाटक की मुख्य घटना क्या है साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि नाटक की मुख्य घटना क्या होती है। नंद का भिक्षु बनना, नंद का भिक्षु बनना एवं सुंदरी के गर्व का खंडित होना। नंद का भिक्षु बनना और सुंदरी जो उसकी पत्नी थी उसके भिक्षु बनने के बाद में सुंदरी के गर्व का क्या होना, खंडित होना। संपूर्ण कथानक इसी घटना को केंद्र में रखकर बुना गया है। संपूर्ण बातें इस नाटक की इसी बात को केंद्र में रख करके लिखा गया है साथियों। तो ये जबरदस्त बातें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अगले कथा सूत्र, बहुत सारी बातें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर तो हमें क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगली बात हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अगला है, इस नाटक में महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई नंद, महात्मा बुद्ध का सौतेला भाई था नंद, नंद व उसकी पत्नी सुंदरी के जीवन के अंतर्द्वंद को दर्शाया गया है। ये एक तरफ जहां सुंदरी को अपने सौंदर्य पर घमंड है, वहीं दूसरी तरफ नंद को महात्मा बुद्ध में आस्था जागृत हो जाती है। अगला है, महात्मा बुद्ध का गौरव और उसकी पत्नी सुंदरी का प्रेम, इन दोनों के मध्य नंद दुविधाग्रस्त हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ अपनाया जाना असंभव नहीं है। आगे, सुंदरी का आकर्षण भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षण है और बुद्ध के संग का मंत्रोच्चार आत्म तत्व की गूंज है। उक्त नाटक का कथा तत्व 3 अंकों में विभाजित है। अब सबसे पहले वो 3 अंक कौन कौन से हैं? उद्घाटन, दूसरा विकास और तीसरा चरम उत्कर्ष। इन तीनों को ध्यान रख लेना। 3 अंक कौन कौन से हैं? एक उद्घाटन, दूसरा विकास है और तीसरा चरम उत्कर्ष है। ये सारी घटनाएं, पहली घटना तो देखो सबसे मुख्य बात ये, महात्मा बुद्ध का गौरव और उसकी पत्नी सुंदरी का प्रेम, इन दोनों के मध्य नंद दुविधाग्रस्त है। इन दोनों के मध्य एक तो महात्मा बुद्ध का गौरव और पत्नी सुंदरी का प्रेम, इन दोनों के बीच में जो नंद है ना वो दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि दोनों को एक साथ अपनाया जाना संभव है ही नहीं। ये द्वंद्व उस नंद के बीच में चलता रहता है। सुंदरी का जो आकर्षण है वो भौतिक सुख सुविधाओं को की ओर आकर्षण था और बुद्ध के संग का मंत्रोच्चार आत्म तत्व की एक गूंज मानी गई है। इसको 3 अंकों में बांटा गया है, उद्घाटन, विकास और चरम उत्कर्ष। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मुझे लगता नहीं है, अगर आपको होगी। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आगे है साथियों, नाटक का श्यामांग प्रसंग नाटक के संवेदनात्मक उद्देश्य का बोध कराता है। नाटक का श्यामांग प्रसंग जो है वो नाटक के संवेदनात्मक उद्देश्य का बोध कराता है। राजहंस कथा नंद के द्वंद्व को उत्तेजित करने में सहायक है। लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने आध्यात्मिक और सांसारिक शांति के पारस्परिक द्वंद्व को नंद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। लहरों के राजहंस नाटक में जो इसके राइटर हैं मोहन राकेश, उन्होंने आध्यात्मिक और सांसारिक शांति, इन दोनों में पारस्परिक द्वंद्व को नंद के माध्यम से इन्होंने क्या किया है? प्रस्तुत किया है। आगे है, सिद्धार्थ द्वारा बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेने के बाद, सिद्धार्थ द्वारा बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेने के बाद नंद के मन में आध्यात्मिक जीवन अपनाने का विचार आता है। वह तब अंतर्द्वंद में जीता है। वह न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्त हो पाता है और न ही सांसारिक जीवन से मोह भंग उसका हो पाता है। वह अंतर्द्वंद में जीता रहता है। ये बात इसमें बताई गई है। ये आपको पता है सिद्धार्थ से दीक्षा लेने के बाद में। आगे बात करते हैं यहाँ पर, इस नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों
एवं आध्यात्मिक जीवन के परस्पर विरोध को भी दर्शाया गया है। स्त्री पुरुष के संबंध और आध्यात्मिक जीवन के परस्पर विरोध को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। लहरों के राजहंस एक चंचल मानसिकता का परिचायक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लहरों के राजहंस एक चंचल मानसिकता का क्या माना गया है, एक परिचायक माना गया है। इसमें जीवन के श्रेय और प्रेय के बीच बने कृत्रिम और आरोपित विरोध को उजागर किया गया है। गौतम बुद्ध का सौतेला भाई नंद अपनी पत्नी सुंदरी के रूपास में अपने आप को बंधा पाता है, अर्थात वह उसके रूप सौंदर्य के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाता और संशय में ही रहता है कि आध्यात्मिक जीवन सच या सांसारिक क्या है, मैं अपनाऊं या नहीं अपनाऊं, इस तरह के संशय में ही वो रहता है, द्वंद्व में ही चलता रहता है नंद का हमेशा पूरा जीवन। ठीक है, आगे इसी प्रकार श्यामांग की स्थिति है जो न तो ग्रस्त जीवन में पूर्ण है और न ही आध्यात्मिक जीवन में, वो भी संशय में ही जीता है। नंद के सामने दो स्थितियों में से एक को चुनने का विकल्प होता है। मोहन राकेश बौद्ध दर्शन के प्रत्यय समुत्पाद्य क्षणवाद और अटूट परिवर्तन का इसमें समावेश करते हैं। इस नाटक में बौद्ध दर्शन के प्रत्यय समुत्पाद्य और क्षणवाद का इसमें समावेश मोहन राकेश ने किया है। सुंदरी को अपने रूप पर घमंड होता है, नंद की पत्नी सुंदरी को, किंतु नंद जब अपने केस मुंडवाकर मुंडित मस्तक लेकर घर आता है तो उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे है सुंदरी क्या कहती है। सुंदरी क्या कहती है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। लौट कर वे नहीं आए, जो आया है वह व्यक्ति दूसरा है। लौट कर वे नहीं आए, जो आया है वो व्यक्ति दूसरा है। ये कहने वाली कौन है, ये कहने वाली नंद की पत्नी कौन है, सुंदरी रही है साथियों, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आगे अपना पॉइंट आता है और वो है ये देखो, बहुत तगड़ी बातें हैं भाई, याद रख लेना तुम लोग। अगले, अपने अहम के खंडित होने पर सुंदरी भी अपने आप को बदल लेती है। बौद्ध दर्शनानुसार एक नदी को एक बार ही पार किया जा सकता है, दूसरी बार दूसरी नदी को पार करना होता है। नंद दो सशक्त व्यक्तियों के बीच जीता है, बुद्ध और सुंदरी। दो सशक्त व्यक्तित्व के बीच में अब नंद जी रहा है। दो सशक्त अवधारणाओं के बीच जीता है, काम और अध्यात्म। तो यहाँ पर बुद्ध अध्यात्म और सुंदरी काम, अब इन दोनों के बीच में उसका जीवन जी रहा है वो। आगे देखते हैं साथियों, वह दोनों तरफ आकर्षित होता है, वो इधर भी बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्म की ओर भी और सुंदरी की ओर भी, और इस अनिर्णय स्थिति में रहता है कि वह किसे अपनाए और किसका त्याग करे, तथा दोनों के बीच घूमता रहता है। वह कभी राग विराग के मध्य, कभी नारी सौंदर्य और संन्यास, कभी श्रेय और प्रेय के बीच उलझता रहता है। वह कोई निर्णय नहीं करता पाता, न किसी एक को अपना पाता है, न किसी दूसरे को छोड़ पाता है। हमेशा अंतर्द्वंद में जिंदगी जीता है यहाँ पर नंद। ठीक है ना, यही इस कहानी या इस नाटक का सबसे मुख्य भाग है भैया। अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में। देखो, उसे ये जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध उसके द्वार से बिना भिक्षा लौट आए हैं, तो उसे अपराध बोध होता है। समय याचना पश्चात वह बुद्ध के पास जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है और मुंडित मस्तक लेकर घर आता है, तो सुंदरी से मिलते ही उसे पुनः अपराध बोध हो जाता है। फिर देखो, वह किसी का विश्वास ओढ़ना नहीं चाहता, स्वयं के विश्वास की तलाश में ही वह रहता है। वह स्वयं अपना रास्ता चुनना चाहता है। कौन? नंद की बातें चल रही है सारी की सारी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, श्यामांग के मन में भी भटकाव की चीख है। श्यामांग और नंद की स्थिति एक जैसी है। मृग शावक नंद के बाण से नहीं बल्कि अपनी थकान से मरा है, जो स्वयं नंद का प्रतिकारतक है। जो मृग शावक है वो नंद के बाण से नहीं, थकान से मरा है, लेकिन स्वयं नंद के प्रतिकारतक ये माना गया है साथियों। नंद की प्रतीक रूप में, नंद के प्रतीक रूप में इसको माना गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सुंदरी के अहम के मूल में उसका रूप दर्प है। वह कहती है, सुंदरी कहती है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष और उसका आकर्षण
उसे गौतम बुद्ध बना देता है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका जो आकर्षण है वो उसको क्या बना देता है, गौतम बुद्ध बना देता है। इसी कारण वह यशोधरा के रूप की अवमानना करती है, वह बुद्ध के व्यक्तित्व को चुनौती देती है, परंतु नंद जब मुंडित मस्तक लेकर घर आता है तो उसका ये अहम वो क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। किसका अहम, सुंदरी का जो अहम है वो खंडित यहाँ पर हो जाता है साथियों। चलिए अब यहाँ पर आता है पहला अंक। इसके 3 अंक है ना, तो पहले अंक में क्या क्या घटनाएं घटी है उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। तो पहला अंक आता है कथा प्रसंगों का संकीर्तार्थ है। सबसे पहले ये बात आती है श्यामांग की उलझन नंद की उलझन की सांकेतिक अभिव्यक्ति है। श्यामांग और नंद दोनों की उलझन एक जैसी लग रही है यहाँ पर, तो सांकेतिक अभिव्यक्ति है। अगला है पत्तियों के ढेर में उलझना श्यामांग की मानसिक स्थिति तथा उसके माध्यम से नंद के अंतर्द्वंद का संकेतक है। श्यामांग दोनों की स्थिति एक ही है। आगे है नगर वधु चंद्रिका का नृत्य मदिरा काम उत्सव सुंदरी की विलासी एवं भौतिकवादी प्रवृत्ति के घोतक, किंतु वास्तव में उसके रूप गर्व और यशोधरा के प्रति उपेक्षित भाव ये संकेत यहाँ पर देता है। बहुत तगड़ी चीज़ें बताई गई है भाई साहब, आप इसको पढ़ लेना बहुत, क्योंकि यहाँ से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फिर आता है यहाँ पर अलका के स्वप्न, यानी कि सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश, ये अलका के स्वप्न में आता है, के माध्यम से गौतम बुद्ध के प्रभाववश वैराग्यपूर्ण परिवेश की सांकेतिक अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है कि भाई गौतम बुद्ध का ऐसा ऐसा आगमन हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब आता है अंक, पहला चल रहा है ना अपना, तो यहाँ पर देख लो पहले अंक में क्या है। अगला है कमल ताल में तैरते राजहंस, कमल ताल में तैरते राजहंस नंद और सुंदरी के प्रतीक माने गए हैं। आगे कमल ताल की लहरें परिस्थितियों की प्रतीक मानी गई हैं। कमल ताल में पत्थर फेंकने का प्रसंग परिस्थितियों की जटिलता और उग्रता को स्वयं बढ़ाने का प्रतीक माना गया है। हंसों का आहत या क्रंदन जो है नंद और सुंदरी की पीड़ा का प्रतीक या सांकेतिक अभिव्यक्ति यहाँ पर करता है, ये बहुत जरूरी है। कमल ताल पर छाया का उतरना नंद और सुंदरी के जीवन में आगामी विषम परिस्थितियों के अंधकार का प्रतीक माना गया है। ये सारी चीज़ें एक एक बार में याद नहीं होगी, 2-2 3-3 बार पढ़ना। आगे है छाया का राजहंसों को जकड़ना विषम परिस्थितियों के चक्रव्यूह में नंद और सुंदरी की जकड़न का प्रतीक माना गया है। फिर देखो यहाँ पर आगे बात आती है जकड़न माना गया है। फिर है अपनी ही क्लांति से मृत मृग थक करके मृत मृग परिस्थितियों में जकड़े मनुष्य के मृत प्राय होने का संकेत करता है। फिर है काम उत्सव के आयोजन से सुंदरी के रूप गर्व एवं यशोधरा से उसकी स्पर्धा की एक सांकेतिक अभिव्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पूरी घटनाएं जो है पहले अंक की घटनाएं थी साथियों। अब यहाँ पर बात आती है दूसरे अंक पर। दूसरे अंक में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, दूसरे अंक में क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन करेंगे फिर इसके बाद में हम लोग। देखो श्यामांग का प्रलाप नंद के चित्त की व्याकुलता और उद्विग्नता का घोतक है। श्यामांग का जो प्रलाप है वो नंद के चित्त की व्याकुलता और उद्विग्नता का घोतक माना गया है। श्यामांग का यह कथन कोई एक किरण ला दो, अंधेरा अब मुझसे सहा नहीं जाता, ये कथन किसका है? श्यामांग का है। नंद की प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व का संकेत है। आगे है दर्पण का टूटना सुंदरी के अहम के टूटने का संकेत है। और सुंदरी और नंद के प्रेम आलाप के बीच नेपथ्य से बुद्ध शरणम गच्छामि का स्वर भी प्रवृत्तियों और निवृत्ति के द्वंद्व के अभिव्यंजना करता है। तो ये बातें जो है वो दूसरे अंक की सबसे इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के सामने हैं। अब हम चलते हैं तीसरे अंक की ओर।
अब यहाँ पर तीसरा अंक हमें क्या बताता है उसको भी देख लीजिए। तीसरे अंक में कौन कौन सी बातें हैं। व्याघ्र से संघर्ष वास्तव में नंद के अपनी अंतर्वृत्तियों से संघर्ष का घोतक है, जिनके कारण वह द्वंद्वग्रस्त हैं। कौन? नंद। राजहंसों का ताल से गायब होना वास्तव में नंद के चले जाने का संकेत है। आगे है सुंदरी का विशेषक, ये क्या है? टीका और तिलक बनाने के लिए चंदन की कटोरी हाथ में लेना प्रवृत्तिका और गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पात्र हाथ में लेना निवृत्ति का संकेत है। साथियों याद कर लेना इस पॉइंट को। आगे है कटे केस लेने जाने का प्रसंग भी प्रवृत्ति और निवृत्ति का द्वंद्व संकेत मात्र है। कटे केस लेने जाने वाली बात भी प्रवृत्ति और निवृत्ति का संकेत मात्र बताया गया है। आगे बात करते हैं, इसी अनिर्णय की स्थिति में नेपथ्य की यानी कि नाटक की उद्विग्न ध्वनि के साथ नाटक का यहाँ पर समापन हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरे तीनों अंक साथियों हम लोगों ने करे हैं। अब सबसे मुख्य बातें जो उन अंकों की रही है वो हमने पढ़ी है। अब थोड़ी सी यहाँ पर हम एक एक अंक की जो है ना डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर एक एक अंक के हम लोग क्या पढ़ने वाले? डिटेल पढ़ने वाले हैं। देखो पहले अंक की क्या डिटेल है उसको विस्तार से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वो तो थी मूल बातें कि इस अंक में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अब इसके बाद में साथियों आप एक बार वीडियो देखने के बाद में दोबारा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ तो इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से, और ये एक अंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर दूसरा अंक पढ़ेंगे, फिर तीसरा अंक, और इस तरह से साथियों दूसरा अंक और फिर तीसरा अंक हम लोग पढ़ लेंगे। फिर इसके महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर आ जाएंगे। महत्वपूर्ण कथनों के बाद में ये कथन पूरे हो जाएंगे और कथनों के बाद में फिर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो साथियों कुल मिला के बात ये है, अगले वीडियो में इसे हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो ये वीडियो यहाँ तक कि हम लोग रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो भी क्या है देखने में थोड़ी सी परेशानी आती है, ठीक है ना भाई। और मैंने आपको बता दिया है कि ये सभी PDF आपको जो है टेस्ट सीरीज़ के साथ मिल रही है। आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट सीरीज़ आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। देखो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने वाली बात इसलिए कहता हूँ मैं भाई कि आप ज्वाइन करो। इस तरह से प्ले स्टोर पे आप जाओगे ना, प्ले स्टोर पे जाओ तो कोटा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप मिलेगा आपको वहाँ पर। इस तरह से ऐप वहाँ पर कोटा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप मिलेगा, उसे खोलना। खोलने के बाद में आप कहाँ जाओगे? स्टोर पे जाना। स्टोर पे जैसे आप जाओगे, स्टोर पे जैसे गए तो वहाँ पर आपको जितने भी कोर्स होंगे वो सारे के सारे कोर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टोर पे जाओ और स्टोर पे जाने के बाद में कोर्स आपको मिलेंगे। ये देखो, ये सारे के सारे कोर्स आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो पहला नंबर पर एक टारगेट के नाम से कोर्स मिलेगा। पहले नंबर पर कौन सा कोर्स है? टारगेट के नाम से कोर्स मिलेगा साथियों, जो 151 रुपये में या फिर 160 रुपये में कुछ ऐसे ही है। तो टारगेट सेकंड ग्रेड की बहुत तगड़ी टेस्ट सीरीज है। इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं कि रोज़ आपके पास एक टॉपिक का टेस्ट आएगा, एक टॉपिक, और उस टॉपिक को एक दिन पहले बता दिया जाएगा आप लोगों को। उस टॉपिक को एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक का टेस्ट होगा, और वो जो है मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में दोनों टाइम पर कभी भी डाला जा सकता है। तो आप तैयार रहिए। तो फिक्स कर लेंगे, रात को शाम को ही डालेंगे उसको। शाम को 9 बजे के आसपास इस टेस्ट को मैं डालूंगा। और वीक में 2 टेस्ट आपके लिए फुल टेस्ट आएंगे। वीक में 2 टेस्ट आपके कौन से आएंगे? फुल टेस्ट आएंगे साथियों, ठीक है। शिक्षण विधियों के भी आएंगे, सबके आएंगे। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। तो या तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो सेकंड ग्रेड के लिए, या फिर साथियों मैं आपको बता दूँ ये आरंभ के नाम से है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। इसमें केवल व्याकरण के टेस्ट है। अगर व्याकरण के ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर लो आरंभ के नाम से। यह श्रोतम टेस्ट सीरीज है जो थर्ड ग्रेड के लिए है। इसमें हिंदी और जीके के टेस्ट होंगे साथियों, ठीक है ना। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। फर्स्ट ग्रेड की पहले पेपर की अनुशासन की टेस्ट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। मनोविज्ञान के 1500 प्रश्न हैं भाई, 1500 प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं ये 51 रुपये में, 50 रुपये में हर बंदे को इसको जरूर लेना चाहिए। हर बंदे को ये क्वेश्चन जरूर पढ़ने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वादा है आपसे, मज़ा आ जाएगा।
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और इसे जरूर लो। ये रीट प्री और मेन के 1500 प्रश्न हैं। ये अगर कोई लेना चाहता है कि सर मैं तो हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूँ, तो आप इसे ले सकते हो। हिंदी साहित्य के टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। अगर कोई कहता है सर मैं तो जो है काव्य शास्त्र के सेकंड ग्रेड के पेपर लेना चाहता हूँ, यानी कि सेकंड पेपर के पीडीएफ ही मुझे चाहिए सेकंड ग्रेड नोट्स की, तो आप काव्य शास्त्र ले सकते हो। इसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स, लेकिन यहाँ से मैं कह रहा हूँ मत लो, आप लोग तो जो है ना ऑफलाइन मंगवाओ हिंदी साहित्य के नोट्स में। इस तरह से आप लोगों के पास जो है पीडीएफ मत मंगवाओ, आप इस तरह से आएंगे। ये 2 भाग आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के, और सारे के सारे मेरे हाथों के हैंड रिटन नोट्स हैं। आप इनको मंगवाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ इनको मंगवाओ भाई, ठीक है ना, इनको मंगवाओ आप। तो सबसे मुख्य बात तो ये है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मैं तो इतना नहीं पढ़ सकता, तो आप इनको मंगवा लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र नोट्स से हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के, जो 1 लाइनर रूप में लिखे गए। 1 लाइनर जबरदस्त हैं, पढ़ो तो सही ना यार। मतलब अभी तो ये रामबाण साबित होंगे भैया, आपके रामबाण साबित होगा ये ब्रह्मास्त्र नोट्स, ठीक है। और टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर आप मंगवाना चाहें तो 2 भागों में आएंगे टॉपिक वाइज। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी आप हैंड रिटन नोट्स जो है उन्हें मंगवाइए, या फिर ब्रह्मास्त्र नोट्स हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र के उनको मंगवाइए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज़बरदस्त है, पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत खतरनाक तैयारी आपकी उनसे हो सकती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हो गई। फिर अब आपको यहाँ पर वो सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, वो नहीं मिल रही, तो आप किस पे जाओगे, व्यू ऑल कोर्स के ऊपर जाओगे। और व्यू ऑल कोर्स के ऊपर जाने के बाद में इसको ऊपर इस तरह से स्क्रॉल करोगे, ऊपर करोगे, ऊपर करोगे, ऊपर करोगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और आपको फिर साथियों यहाँ पर मिलेगी वो आपकी परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज। ये है फिर वो टेस्ट सीरीज, परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज है। फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे आप। ये टॉपिक वाइज है साथियों, टॉपिक वाइज सेकंड पेपर हिंदी 90% क्वेश्चन आपके मिलने के साथ इसको ओपन करोगे साथियों। इस तरह से जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर बाय नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये लोडिंग पेमेंट हो रहा है, इसको होने दो। अब पेमेंट लोड होने के बाद में यहाँ पर ये सारी बातें आ जाएगी। फिर आप किससे पेमेंट करना चाहते हो, तो किससे पेमेंट करना चाहते हो, तो यूपीआई से, तो यूपीआई के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह से, या फिर इसको स्कैन करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर यूपीआई के ऊपर क्लिक करोगे, यूपीआई के ऊपर क्लिक करते फिर कंटिन्यू कर दोगे, कंटिन्यू करते ही फिर आपका कोर्स, ये आपका पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट होने के बाद में आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से साथियों आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी है भाई, ठीक है, ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अब आपकी इच्छा है कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो टारगेट टेस्ट सीरीज है उसे, और ये टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है उसे ज़रूर लीजिए। और साइकोलॉजी के जो 1500 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप ज़रूर लीजिए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार टेस्ट सीरीज है साथियों, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हैंड रिटन नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर मंगवाइए। 650 रुपये के वो नोट्स हैं। आपके घर पर जब पहुंचेंगे तो आपको लगेगा यार 650 रुपये कम ही लिए हैं सर ने। उसके साथ आपको सेकंड ग्रेड का काव्य शास्त्र मिल जाएगा। अगर आप कहते हो सर फर्स्ट ग्रेड का काव्य शास्त्र भेजिए, सेकंड ग्रेड का नहीं चाहिए, तो उसके साथ आपको फर्स्ट ग्रेड का काव्य शास्त्र मिल जाएगा। जो भी आपको लेना है मैंने आपको बता दिया है, सारी की सारी चीज़ें, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं मोहन राकेश का लहरों के राजहंस नाटक, जिसका दूसरा भाग हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।